नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज से हम यूपी स्पेशल की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जस्ट एक सामान्य परिचय यूपी का ओवरव्यू लेंगे कि उसका क्षेत्रफल कितना है, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे उसकी लगती है, क्योंकि आप सभी का देखोगे कि डेट आ चुकी है 27 अक्टूबर। तो इस स्थिति में हमारी जो तैयारी है और तेजी से होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। तो इस सेगमेंट में आज हमारा पहला लेक्चर होगा, जैसे मैंने बताया कि सामान्य परिचय है यूपी का, जिसमें हम यूपी के गठन की बात करेंगे, नामकरण की बात करेंगे, मंडलों की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं राजकीय चिन्ह जैसी, उनकी हम बात करेंगे। इसके पश्चात ये जो आगे हमारी सीरीज है वो किस प्रकार से चलेगी, तो इसमें हम हर एक सेगमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इतिहास, इसके पश्चात राज्य व्यवस्था आपकी, देन आपका इकोनॉमी आ जाएगा, देन आपका इससे रिलेटेड जो अदर जैसे नदियां हो गए, प्रमुख टॉपिक हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का जो सेगमेंट होता है, तो ऐसे हम इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और एंड में हम यूपी की करंट के साथ इसको पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, क्योंकि आपकी तैयारी होलसम आपको होनी चाहिए। पूरा टाइम अभी आपके पास है अच्छा खासा, जिसमें आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की पहली क्लास से हम शुरुआत कर लेते हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं यूपी के बारे में। बात यदि यूपी की जाए तो ये उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। ठीक है, टोटल जो यूपी का क्षेत्रफल है वो आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और इसी के साथ यूपी के यदि मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है इसकी बात करूं, तो यूपी हमारा आ जाता है चौथे स्थान पर। ठीक है, यूपी में कुल जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं, 18 यहाँ पर मंडल हो जाते हैं। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी है, 75। याद रखिएगा, अभी भी क्या हुआ है, हमारे चुनाव हुए हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं यूपी में, चलो जल्दी से बताओ मुझे, लोकसभा सीटें कितनी हैं, कमेंट में बता देना। लेकिन मैं आपको तब तक बता ही दे रही हूँ, 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर यूपी में। ठीक, चलिए, तो ये आपने देख लिया। अब साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि इसका सबसे पूर्वी पश्चिमी राज्य कौन कौन से हैं, सीमाएं किसके साथ ये साझा कर रहा है। सबसे यदि पूर्वी राज्य की बात करूं तो यहाँ पर आपको बलिया दिखाई दे रहा होगा। ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला हो जाता है, राज्य नहीं जिला होता है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन है, बलिया है। इसके बाद सबसे पश्चिमी जिले की बात आती है तो ये आपका सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है कौन सा, शामली। ये सबसे पश्चिमी है। इसके बाद यदि बात कर लेते हैं सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सहारनपुर। यह है आपका उत्तरी जिला यूपी का। और दक्षिणी जिले की यदि बात करूं मैं, तो यह है आपका सोनभद्र, यूपी का दक्षिणी जिला। कैसा, दक्षिणी जिला। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब यहाँ पर सोनभद्र इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। राज्य यहाँ पर बिहार के साथ आप देखोगे टच हो रही है, झारखंड के साथ टच हो रही है, छत्तीसगढ़ के साथ टच हो रही है और मध्य प्रदेश के साथ इसकी जो सीमा है वो लग रही है। तो कई बार आपसे प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है, तो यहाँ पर सोनभद्र आपका सही आंसर होगा। पूर्वी जिला देख लिया हमने यूपी का बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र। स्पेसिफिक चीज सोनभद्र की क्या थी वो हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, अब जब क्षेत्रफल की बात हो गई है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी आता है हमारे चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर आ जाता है। किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं यदि बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर। किस दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, याद रहेगा ना। अब जब हमने ये दोनों चीजें जान ली कि चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है, पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से, तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से पहले, दूसरे, तीसरे जो बचे दो राज्य हैं वो आपके कौन कौन से हो जाते हैं। पहले पे हमारा उत्तर प्रदेश है, दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरे पे आ जाता है हमारा कौन सा, महाराष्ट्र। और तीसरे पे हमारा आ जाता है कौन सा, बिहार। ये तो हमने जान लिया किस दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। किस दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले, दूसरे, तीसरे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका कौन सा आ जाता है? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर आपका कौन सा आ जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कॉमन है, ये आपका जनसंख्या में आता है दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल में आता है तीसरे स्थान पर। ये स्पेसिफिक चीज जान ली। चलिए, ये सारी चीजें हमने देख ली, इसका क्षेत्रफल देख लिया, तो अब इसके पड़ोसी राज्यों को देखना तो बनता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पड़ोसी राज्य साथ साथ देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे। ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी साझा करता है वो किसके साथ कर रहा है? ये देखिए, नेपाल के साथ साझा कर रहा है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री, और इकलौती इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी साझा होती है किसके साथ? नेपाल के साथ। ये है पहली इसकी बाउंड्री। दूसरा आ जाते हैं बिहार। दूसरी बाउंड्री इसकी किसके साथ टच होती है? बिहार के साथ। तीसरी बाउंड्री इसकी टच होती है झारखंड के साथ। चौथी टच हो जाती है इसकी छत्तीसगढ़ के साथ। पांचवी आ जाती है, सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है ये मध्य प्रदेश इसके साथ, और 11 जिले यूपी के लगते हैं एमपी से। लगभग सबसे लंबी बाउंड्री यही शेयर कर रहा है यूपी के साथ, ठीक है। कौन से नंबर पे आ गया? चलो 5 ये हो गए। छठा बात की जाए तो यहाँ पर आगे आ जाएगा आपका राजस्थान, छठा। इसके बाद आ जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर आ जाता है हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी करता है मध्य प्रदेश, सबसे छोटी कौन करता है? हिमाचल प्रदेश। इसके पश्चात आता है आपका उत्तराखंड, और यहाँ पर एक आपका रह गया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली इसके साथ सीमा साझा कर रहा है, इकलौता केंद्र शासित प्रदेश अगर कोई इसके साथ टच कर रहा है तो वो कौन सा है? दिल्ली है। ऊपर जाएंगे यहाँ पर हरियाणा देखेगा आपको, फिर इसके पश्चात ये सीमा साझा करता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साल 2000 में यूपी का क्या होता है? विभाजन होता है, और 13 जिलों को काट करके यूपी के किसका निर्माण कर दिया जाता है? उत्तराखंड का निर्माण कर दिया जाता है। ये एक चीज याद रखिएगा, 13 जिले कटते हैं और बनता है नया राज्य। कौन सा? उत्तराखंड। इसके पश्चात जैसे मैंने बताया नेपाल। तो टोटल सीमा आपको पता चल गई होगी कौन कौन सी है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे होता है, गठन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जो यूपी का नाम था, पहले ये सारा इरेज कर देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मोटी मोटी जानकारी हमने यहाँ पर ले ली कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आपको इसका पूर्वी पश्चिमी जिला पता चल गया, ये कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन सी आपकी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं नामकरण। तो देखिए, उत्तर पश्चिमी प्रांत सबसे पहले इसका नाम था, कब से कब तक रहा ये नाम? तो 1836 से 1877 तक यूपी को हम जानते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से। इसके पश्चात इसके नाम में परिवर्तन होता है, अवध एवं आगरा प्रांत इसका नाम रखा जाता है, और 1877 से 1937 तक इसका ये नाम रहता है। इसके पश्चात इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। 1937 से 1950 तक इसका नाम रखा जाता है संयुक्त प्रांत, और फाइनली इसका नाम होता है क्या? उत्तर प्रदेश, जो कि 1950 से अभी तक है। 1950 में उत्तर प्रदेश नाम क्यों रखा गया? क्योंकि क्या होता है, 1950 में ही इसका गठन होता है, ठीक है। कब होता है? 24 जनवरी 1950 को यूपी का क्या हुआ? गठन हुआ, और इसका नाम भी इसी टाइम रखा गया। इसी के 6 साल बाद यूपी का पुनर्गठन भी होता है। कब? 1956 को देखोगे कि यूपी का पुनर्गठन किया जाता है, और 2000 में यूपी का विभाजन हो जाता है। 13 जिलों को काट करके क्या बना दिया जाता है? उत्तराखंड बना दिया जाता है। गठन 24 जनवरी 1950, पुनर्गठन 1926 को होता है, और यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को क्या होता है? इसका विभाजन। 13 जिले कटते हैं और नया आपका राज्य बन जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी भी स्टेबल नहीं रही है, समय समय के अनुसार परिवर्तित होती रही, जैसे इसके नाम परिवर्तित होते रहे। लेकिन फाइनली 1950 को इसको एक क्या मिल जाता है? नाम मिल जाता है, और वैसे ही उसी दिन इसको एक राजधानी भी मिलती है। चलिए देखते हैं राजधानी क्या है इसकी। तो आगरा रहती है 1958 तक इसकी राजधानी। इसके पश्चात इलाहाबाद, जिसको वर्तमान हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, 1858 से लेकर के 1921 तक इसकी राजधानी रहती है। लखनऊ को बनाया जाता है 1921 में इसकी राजधानी, जो कि अभी तक इसकी राजधानी अभी आपको देखने को मिलेगी। राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया।
राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को होता है और 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हो जाता है, 13 जिलों को काट करके नया जिला बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसके केंद्र शासित प्रदेश जो मैंने आपको बताया और सीमाएं। हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली, जो यहाँ पर मैंने आपको फाइनली स्टार्टिंग में दिखा दिए थे। एक बार दोबारा से शो कर देती हूँ जो आपको याद रहेगा। नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री, दूसरा यहाँ पर बिहार है, तीसरा यहाँ पर झारखंड है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा मध्य प्रदेश है, छठा राजस्थान है, सातवां यहाँ पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, आठवां हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा साझा करता है यूपी के साथ, सबसे लंबी मध्य प्रदेश साझा करता है, इसके पश्चात उत्तराखंड। तो इससे लगे हुए जो राज्य हैं वो आपको दिखाई दे गए। जिले मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला इसका कौन कौन सा है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की लंबी सीमा जो स्पर्श कर रही है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ कर रही है। सबसे छोटी सीमा यहां देखिए हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले, सबसे पूर्वी बलिया हो जाता है, इसके बाद सबसे पश्चिमी शामली हो जाता है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि मैं बात करूं सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का, तो लखीमपुर जिला है सबसे बड़ा यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हापुड़ हो जाता है सबसे छोटा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यहाँ पर माना जाता है प्रयागराज। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है महोबा। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर मथुरा है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए बात करें सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पर कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग कृषि के बाद यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर गोंड है और सबसे ज्यादा जनजाति यहाँ पर आपके सोनभद्र इलाके में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एकमात्र यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ लखीमपुर में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री यहाँ की रही हैं सुचेता कृपलानी। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम कौन है ये आपको पता चल गया। विधानसभा का यहाँ पर जो गठन होता है वो होता है 8 मार्च 1952 को, और विधान परिषद के गठन की यदि बात की जाए तो कब होता है 1937। विधानसभा में यहाँ पर कुल सीटें आपको देखने को मिलेगी 403। विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो है 80 और लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है, तो 80 हो जाती है। विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या आपकी 100 है। ठीक है, चलिए राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 31 सीटें हैं यूपी की राज्यसभा में। लिंगानुपात बात करें तो 912 है 1000 में से। शिशु लिंगानुपात 902 हो जाता है। साक्षरता यहाँ पर 67.68% है। जनसंख्या घनत्व 829 है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू है। शास्त्रीय नृत्य कथक है। कृषि जलवायु प्रदेश यहाँ पर टोटल आपको 9 देखने को मिलेंगे। उच्च न्यायालय यहाँ पर कहाँ है, तो प्रयागराज में स्थित है। सर्वाधिक न्यायाधीश 160। ठीक है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यहाँ पर गंगा नदी से होकर के गुजरता है, जो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला हुआ है। अब मुझे ये बताओ सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। यूपी में पड़ता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, अभी जो सेकंड प्लेस पे आ चुका है वो, तो आप बताओ कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में जो सेकंड नंबर पे आ जाता है और यूपी में ही स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। तो चलो मेरे को ये बता दो कि विश्व का पहला सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आ जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर राजकीय चिन्हों के कि कौन कौन से राजकीय चिन्ह हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर राजकीय वृक्ष कौन सा है यूपी का। राजकीय वृक्ष सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर राजकीय वृक्ष कौन सा है। सेकंड बात करेंगे राजकीय फल कौन सा है। थर्ड बात करेंगे राजकीय पुष्प कौन सा है। इसके बाद फोर्थ राजकीय पशु कौन सा है। इसके पश्चात देखेंगे राजकीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, देखिए राजकीय वृक्ष जो है यूपी का वो कहा जाता है अशोक को।
अशोक यूपी का राजकीय वृक्ष है। राजकीय फल की बात करें तो आम है, और आम यूपी के साथ एक और राज्य है, दूसरा राज्य जो आम ही उसका राजकीय फ्रूट है। मुझे बताओ वो दूसरा राज्य कौन सा है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश का फूल जो है वो राजकीय पुष्प है। पशु बारहसिंघा है, बारहसिंघा यूपी का राजकीय पशु है। और पक्षी की बात करें तो सारस, बहुत चर्चा में था, सारस क्रॉन्च, ये क्या है, राजकीय पक्षी है यूपी का। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है मैंने आपको बता दिए हैं। वृक्ष अशोक, फल आम हो जाता है, पुष्प पलाश हो जाता है, पशु बारहसिंघा हो जाता है, पक्षी सारस हो जाता है, और राजकीय मिठाई भी है यूपी की जिसको जलेबी कहा जाता है। तो ये यहाँ की राजकीय मिठाई एक तरीके से मानी जाती है कि ये यहाँ की राजकीय मिठाई है। तो आपको ये चीजें पता चल गई कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, अंत में मुझे बता करके जाना वीडियो में जरूर से जरूर कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि इसमें से कितने राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है, कितने राज्यों के साथ, कि इन मध्य प्रदेश से टोटल 11 राज्य कौन कौन से हैं जो लगते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो इन सारी चीजों का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो के लिए पूरा कंप्लीट कर देंगे हम यूपी को। इतिहास से रिलेटेड, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें आपकी कवर हो जाएंगी, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। और मुझे जरूर फीडबैक देना आप लोग कि क्या आपको इसमें और ऐड करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज इसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और क्या इसमें कंटेंट आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।